सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतर होंगे। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कक्षा 12 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले अध्याय 1 की, जिसका शीर्षक क्या है? स्क्रीन पर हमें दिख रहा है। इसका शीर्षक क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। हम अपने इस लंबे सफ़र के दौरान एक बहुत ही रोचक अध्याय की ओर आ गए हैं। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस अध्याय की शुरुआत से ही हमें बात जो है वो बताई गई है 1947 से। देखिएगा, जो इसकी हेडिंग है, जो इसका शीर्षक है, वो है नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। इसके अंतर्गत हमें पहले पैराग्राफ में क्या बताया है कि समय है 1947 का और 14 से 15 अगस्त की जो है मध्य रात्रि है ना, बीच की रात है और हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हो चुका है। ऐसे में जो स्वतंत्र भारत है उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जग को ये बात पता है, जवाहरलाल नेहरू, है ना। उन्होंने क्या किया? इसी रात को 14 से 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि है, इसी रात को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया, एक स्पीच दिया, भाषण दिया। और ये जो भाषण है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और ये प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना जाता है? अगर आप अंग्रेज़ी में कहें तो ये जाना जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से, और अगर हिंदी की बात करें तो ये जाना जाता है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, इसको और गंभीर अर्थों में हम समझेंगे और आपको इसके शीर्षक को समझने का भी मौका इस अध्याय में बखूबी मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। हमें इसमें ये बताया है कि हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। किस क्षण की? जब हम आज़ाद हो जाएंगे, है ना। हमने भी क्या किया है? इतिहास की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें ये पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई सारी आवाज़ें जो है वो उस समय बुलंद थी, है ना। बहरहाल बात जो भी हो, दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात क्या थी कि आज़ादी के बाद देश का जो शासन है ना, वो लोकतांत्रिक सरकार के ज़रिए ही चलाया जाएगा। और दूसरी बात क्या थी कि सरकार जो है वो सबके भले के लिए काम करेगी, है ना। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास रूप से ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद जो हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का एक वक्त आ गया था, सही समय आ गया था, है ना। अब इस बात को भी समझिए कि ये कोई आसान काम तो था नहीं, है ना। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ, जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो सन 1947 में जिन हालात के बीच अपना देश आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आप कहेंगे कि क्यों ऐसा कह रहे हैं? समझिए, आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को भी तो हासिल करना था और इसकी यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में आप समझिए कि हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। इस तस्वीर को देखिए। 15 अगस्त 1947, लाल किले की प्राचीर से भाषण देते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए। द हिंदुस्तान टाइम्स, एंड ऑफ 200-year-old ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रॉयल असेंट टू इंडिपेंडेंस बिल, ब्रीफ बट कलरफुल सेरेमनी इन लॉर्ड्स। ठीक है, 3 चुनौतियाँ, इस शीर्षक को समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन इससे पहले ये देखिए, हमें महात्मा गांधी का एक कोट यहाँ पर दिख रहा है। क्या है ये? 14 अगस्त 1947 कलकत्ता का है। लिखा है, कल हम अंग्रेज़ी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। अब ये जो शीर्षक है 3 चुनौतियाँ, इसको थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। मुख्य तौर पर दोस्तों, भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी, है ना। सबसे पहले पहली और तात्कालिक चुनौती की बात करते हैं। वो ये थी एकता के सूत्र में बंधे एक जैसे भारत को गढ़ने की।
जिसमें भारतीय समाज की सारी जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, इनके लिए जगह होनी चाहिए। अब भारत जो है वो अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, है ना। यहाँ अलग अलग बोलियाँ बोलने वाले भी लोग थे, उनकी संस्कृति भी अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी भी थे। उस वक्त आम तौर पर तो यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट तो नहीं रह सकता। देश के विभाजन को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े थे, है ना। मैं आपको बताऊं कि देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में ये आशंका एक तरह से सच साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल जो खड़े थे, क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? मैं आपको बताऊं साथियों कि उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल ये भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। ये तो पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती क्या थी कि लोकतंत्र को कायम करना है ना। यही दूसरी चुनौती है। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। हम क्या जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मत देने का यानी मतदान का अधिकार भी दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। इन विशेषताओं से ये बात तो सुनिश्चित हो ही गई है कि जो लोकतांत्रिक ढांचे हैं उसके भीतर राजनीतिक मुकाबले भी होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भरी तो काफ़ी नहीं होता। चुनौती तो यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आ सके, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी होता है ना। अब समझिए, 2 चुनौतियां हमने देख ली। हम शीर्षक पढ़ रहे हैं 3 चुनौतियां, है ना। तो तीसरी क्या है? तीसरी चुनौती ये है मेरे साथियों कि ऐसे विकास जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए। इस मोर्चे पर भी संविधान में एक बात साफ कर दी गई थी। कौन सी? कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने क्या किया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। समझिएगा, देखिए, हमें इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जो आज़ाद हिंदुस्तान है ना, उसने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया। दोस्तों, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है, जिसका एक अध्याय हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। कौन से सवाल? अभी मैंने आपको बताया कि आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया और संविधान में जो तय किए गए विभिन्न लक्ष्य थे उसको हासिल करने की दिशा में कहाँ तक की सफलता प्राप्त हुई है। ध्यान से समझिएगा, इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, ताकि हम खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में कैसे सामना किया गया। दोस्तों, आज़ादी के तुरंत बाद न राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में दोस्तों उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया है। इससे हमें यह समझने में भी तो बहुत सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता, है ना, और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में आखिर क्यों उभरा। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास और साझी नियति के फलक पर गढ़ा। दोस्तों, अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर भी विचार करेंगे।
आप देखिए यहाँ प्रदर्शित ये जो 3 डाक टिकट आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहली जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी की गई थी। इन टिकटों पर छपे चित्र से आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। ठीक है ना। 3 टिकट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इनॉग्रेशन जनवरी 26 1950। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसे देखिए, यहाँ लिखा है 12 आना, ये है 4 आना और ये है 2 आना। सुबह ए आज़ादी, फैज़ अहमद फैज़। मैं पढ़ना चाहूँगा, आप सुनिएगा। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीने गमे दिल। ठीक है। यहाँ पर जो सहर है इसका मतलब है अंधियारी सुबह से, और जो फलक है उसका मतलब आकाश से है, और सफ़ीने गमे दिल का मतलब है दिल के गम की नाव से। ये लिखा किसने है? फैज़ अहमद फैज़ ने। दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ 1911 से 1984 के बीच की कहानी है। सियालकोट में जन्म, विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। लंबा समय कारावास में गुजरा। नक्श फरियादी, दस्त सबा तथा जिंदानामा उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में फैज़ बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण दिया। इसका एक हिस्सा समझिएगा। हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बटे हैं, तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। आपने अमृता प्रीतम का नाम सुना होगा। 1919 से 2005 के बीच की कहानी है। मैं आपको बता दूं, पंजाबी भाषा की ये प्रमुख कवयित्री और कथाकार है। साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास है और जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का इन्होंने संपादन किया है। यहाँ पर एक रचना है, समझिएगा। वारिस शाह से। आज वारिस शाह से कहती है, अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही है, वारिस शाह तुमसे कह रही है। ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने 5 दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज़ धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची और कहर कहाँ तक आ पहुँचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी। उसने हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। अमृता प्रीतम, चुनी हुई कविताएं, 1991, 4था संस्करण, भारतीय ज्ञानपीठ। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको
तबाह भी कर दी। जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में 15 अक्टूबर 1947। अब हम आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण शीर्षक पर दोस्तों, जो है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। समझिएगा, 14 से 15 अगस्त 1947 को दोस्तों एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, एक साथ अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ है ना। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। हमने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फल से दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। और इसी कारण मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। अब समझिएगा विभाजन की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से। फैसला क्या हुआ कि अब तक जिस भूभाग को, जिस जगह को इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, लेकिन दोस्तों इस पर फैसला करना और अमल में लाना तो और भी कठिन था। तय क्या किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने क्या थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। अब ये बात ऐसे तो थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। समझिएगा भाई, पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका था पश्चिम में तो दूसरा इलाका पूरब में था। ऐसा कोई तरीका भी नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार होगा। अब दूसरी बात क्या कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या क्या और भी विकट थी। समझिएगा, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला क्या हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले और उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब तो यही हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। समझिएगा, इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की भी थी दोस्तों। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सांसत में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वे उनके इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए और जिस ज़मीन पर वे उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लग गए। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई और
मैं आपको बता दूं कि दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर भी करना पड़ा। सोचिए कितना कठिन दौर था, कितने विषम हालात थे, विषम परिस्थितियां थी। विभाजन के परिणाम क्या हुए इसको भी समझिए। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। आबादी का ये स्थानांतरण आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से ये एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय, आप समझ लीजिए, कह लीजिए कि समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू या सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल्य आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, शहादत हसन मंटो का एक मैं आपको ये सुना देता हूं जो दिया है, मेहमान नवाजी में कसर। दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मज़हब के लोगों को खींच खींच के निकाला और तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते होंगे। मंटो की कहानी कस्ने नफसी के हिंदी रूपांतर से लिया गया ये एक अंश है। आप इस तस्वीर को देखिए, शरणार्थियों से भरी ये एक ट्रेन की तस्वीर है 1947। दोस्तों, लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा की एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में क्या हुआ, लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ से बात यह है कि अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रूखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर ये दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हज़ारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब क्या था? महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हो गए। दोस्तों, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। मैं आपको बता दूं, सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है दोस्तों कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 50 से 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे भी जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल, विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल क्या था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों, मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ
क्या बर्ताव करें। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों एक मिनट रुकिएगा, जो दूसरे धर्मावलंबी हैं उनके ऊपर वरीयता दी जाए, अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे क्या मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म का हो, जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। आइए अब हम ये पढ़ लेते हैं छोटी सी जानकारी। ये चित्र आप देखिए, शीर्षक है गर्म हवा। सलीम मिर्ज़ा आगरा में रहते हैं और जूते का व्यवसाय करते हैं। विभाजन के बाद सलीम अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन जाते हैं। विभाजन के बाद बदले माहौल में सलीम अपने आसपास की दुनिया से संबंध नहीं बिठा पाते। धीरे धीरे उनका व्यवसाय भी चौपट होने लगता है। देश के दूसरी तरफ से आया एक शरणार्थी परिवार उनके पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लेता है। घटनाओं की इस गलतफहमी में सलीम की बेटी मौत को गले लगा लेती है, लेकिन सलीम फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। उन्हें यकीन है कि हालात दोबारा सामान्य हो जाएंगे। सलीम की इस सोच से उनके परिवार वाले ही इत्तेफाक नहीं रखते। परिवार के कई सदस्यों ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया है। सलीम पाकिस्तान जाने की विवशता और भारतीय रहने की इच्छा के बीच फंस गए हैं। कहानी में सलीम के सामने एक निर्णायक क्षण आता है जब वह छात्रों के एक जत्थे को सड़क से गुजरता हुआ देखते हैं। आंदोलनकारी छात्र सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। छात्रों के इस जत्थे में सलीम का बेटा सिकंदर भी शामिल है। आपकी राय में मिर्ज़ा सलीम का फिल्म के अंत में क्या रुख रहा होगा? ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते? वर्ष था 1973। निर्देशक थे इस कहानी के फिल्म के MS सत्यू। पटकथा कैफी आज़मी की है। अभिनय बलराज साहनी, जलाल आगा ने किया, फारूक शेख, गीता सिद्धार्थ इन्होंने भी किया। अब ये एक शीर्षक हमें दिया है महात्मा गांधी की शहादत। इसे भी मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सरल शब्दों में लिखा हुआ है, इसलिए शब्दशः आपके सामने पढ़ने का प्रयास करूँगा। जहाँ मुझे लगता है कि रुककर आपको समझाना चाहिए, आप जानते हैं कि मैं वहाँ पर ऐसा करने का प्रयास भी करता हूँ, है ना? तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थीं। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे।
इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। यह उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। दोस्तों, कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर राजी हो गई। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो, ऐसी बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला लें अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी को खास तौर पर नापसंद करते थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। गांधी जी मानते थे कि ये लोग गुमराह हैं। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज़ थे कि उन्होंने कई दफ़े गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार समय आया 30 जनवरी 1948 का। उस दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथुराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नज़दीक पहुंच गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तत्क्षण मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गए। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुश्कें कस दी। राष्ट्रीय राज्य स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिनों तक प्रतिबंधित कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में घटने लगा। श्वेता की एक बात यहाँ पर की गई है खोजबीन के अंतर्गत। श्वेता ने गौर किया था कि जब भी कोई पाकिस्तान का जिक्र छेड़ता था तो उसके नाना एकदम चुप हो जाते थे। एक दिन उसने नाना से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। उसके नाना ने बताया कि बंटवारे के वक्त उन्हें लाहौर से लुधियाना आना पड़ा था। उनके माता पिता मार दिए गए थे। श्वेता के नाना भी नहीं बच पाते, लेकिन खैर यह उनकी यह हुई कि पड़ोस के मुस्लिम परिवार ने उन्हें पनाह दी और कई दिनों तक छुपा कर रखा। इन्हीं पड़ोसियों की मदद से श्वेता के नाना को अपने सगे संबंधियों का पता ठिकाना मालूम पड़ा और वे किसी तरह बच बचा की सीमा पार कर भारत पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। अब एक और महत्वपूर्ण शीर्षक की ओर आ जाते हैं, जो है रजवाड़ों का विलय। समझिएगा ध्यान से। ब्रिटिश इंडिया दोस्तों 2 हिस्सों में था, ठीक है। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो वहीं अगर बात करें दूसरे हिस्से की तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधे तौर पर नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य भी थे। इन्हें क्या कहा जाता था? रजवाड़ा। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या ऐसा कह लीजिए कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या क्या है इसे भी समझिए। आज़ादी के दोस्तों तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की। क्या करी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब तो यही था कि सभी रजवाड़ों की संख्या 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। दोस्तों, अंग्रेजी राज का नज़रिया ये था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। दोस्तों, भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था।
दोस्तों ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही तो खतरा मंडरा रहा था। समझिएगा कैसे। सबसे पहले इसको समझिए, ये है भारत विभाजन के पहले और बाद का। एक साथ देख रहे हैं आप, ये पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, और ये पश्चिम पाकिस्तान जो कि अब पाकिस्तान है ना। जो इसमें ये पीला रंग आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश भारत को बता रहा है। नीला रंग इस समय रियासतें और रजवाड़ों को बता रही है। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है आप देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, ये स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरी से इन चीज़ों को अब समझ रहे हैं, है ना। ठीक, देखिए नाम कहाँ कहाँ के आ रहे हैं। अजमेर, मेवाड़, गुजरात, ग्वालियर, दिल्ली, संयुक्त प्रांत। आप देख रहे हैं ना ब्रिटिश भारत कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर नाम है हैदराबाद, रियासत है, रजवाड़ा है। मैसूर रियासत है, रजवाड़ा है। ठीक है ना। चलिए अब समझिए, आगे बढ़ने से पहले ये दो जो प्रश्न है इसको समझिए। क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को ख़त्म नहीं कर सकते? मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहना और सम्मान करना सीख जाएं? चलिए, समस्या ने क्या किया दोस्तों, जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने ऐसी ही घोषणा कर दी। कुछ शासक, मसलन भोपाल के नवाब, संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बंट जाने वाला है। दोस्तों, लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना भी तो था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है सरकार का नज़रिया। लेकिन उससे पहले ये जो जानकारी दी गई है, सरदार पटेल रियासतों के शासकों के एक पत्र में क्या लिखा है समझिए। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई में साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। सरकार का नज़रिया थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बंट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने दोस्तों कड़ा रुख अपनाया। क्या किया समझिएगा। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का क्या मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। दोस्तों, रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर इसे सुन लीजिए। आज के उड़ीसा में ही अब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात क्या है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात, भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान और जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो गया था। दोस्तों, शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं में मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ क्या है कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में हम इस किताब के अध्याय 8 में पढ़ेंगे। इस चित्र को देखिए, हैदराबाद के निज़ाम के साथ सरदार पटेल। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी दोस्तों। ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासकों को निज़ाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निज़ाम क्या चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इसी बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रही। इस दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। समझिएगा, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रज़ाकार कहा जाता था। रज़ाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रज़ाकारों ने गैर मुसलमानों को ख़ास तौर पर अपना निशाना बनाया। रज़ाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज़ तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। अब समझिएगा मणिपुर, लेकिन इससे पहले ये देखिए क्या दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950। आज़ादी के आंदोलन के नेता, कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री, देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। हैदराबाद के बाद अब बात करते हैं मणिपुर की। आज़ादी के चंद रोज़ पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की एक आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराज ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। दोस्तों, मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। भारत सरकार को इसमें सफलता भी मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराज़गी के भाव पैदा हुए। मैं आपको बता दूं, इसका असर आज तक देखा जा सकता है। मैं सोचता हूं कि आखिर उन सैकड़ों राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारियों का क्या हुआ होगा। आखिर आम नागरिक बनने के बाद उनका जीवन कैसा रहा होगा। इस कार्टून को देखिए। नाना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार, रियासत की जनता। ये पटेल हैं, इनको दर्शाया गया यहाँ पे। ठीक, ये कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहाँ के शासकों के आपसी संबंधों पर टिप्पणी करता है। पटेल रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे, उसकी भी एक झलक इस कार्टून में देखी जा सकती है। अब आ जाते हैं राज्यों के पुनर्गठन पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शीर्षक है, ध्यान से समझिएगा। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही दोस्तों राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ है ना। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाएं जो हैं, उनको तय करने की जो चुनौती है वो अभी सामने थी।
यह महज आप समझिए कि प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। दोस्तों, प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत इनका कितना इलाका शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सन 1920 में दोस्तों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। दोस्तों, अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थीं। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी ताज़ा थी। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले इसे देखिए, ये क्या दिया हुआ है राइट साइड में। महात्मा गांधी, जनवरी 1948। यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तान को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। अब समझिएगा, केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क गया। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी है। विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था। इसने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैल गई और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। समझिए, राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961 आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चित्र को देखिए, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 शीर्षक। यह कार्टून उस दौर में के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी। आंध्र के गठन के साथ ही दोस्तों देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस चित्र को देखिए, पोट्टी श्रीरामुलु 1901 से 1952 की कहानी। गांधीवादी कार्यकर्ता नामक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की में भी इनकी भागीदारी थी। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाएं। आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठे। 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है।
कोक्सिंग द जैनी 5 फरवरी 1956। शीर्षक इस कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया है। अब समझिए दोस्तों, आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों में एक बड़ी चिंता ये भी थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद क्या थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावों को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आ जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना दोस्तों एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। मैं आपको बताऊं कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका था। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं ना कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है, तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है या भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। दोस्तों, भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहत्तर अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। इसके साथ ही ये मानकर भी चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। कुछ आगे की के अंतर्गत एक शीर्षक है नए राज्यों का निर्माण। दोस्तों, भाषावार राज्यों को पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ सिर्फ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो गए। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य बम्बई के रूप में भी किया गया, जिसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं ही मानी गई। 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के राज्य बनाए गए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1963 में ही राज्य बन गया था। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में दोस्तों सिर्फ भाषा को आधार बनाया गया हो ऐसी बात नहीं है। बाद के वर्षों में अनेक उपक्षेत्रों ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति और विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की। ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बने। 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक नए राज्य के रूप में जुड़ गया और राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। एक प्रश्न ये भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले 1/4 है, लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं। भारत में 100 से भी ज़्यादा राज्य क्यों नहीं हो सकते? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में जब आपने इस वीडियो को देखा होगा तो इस वीडियो ने आपके ज्ञान में तनिक भी इजाफा अगर किया है तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, साझा करें अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को
मेरा नमस्कार।